बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 34 को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपने आज पढ़ने हैं उर्दू पैसिव। भाई मैंने बोला उर्दू पैसिव, तो आपके माइंड के अंदर ये सवाल जा सकता है कि क्या हमने उर्दू लैंग्वेज पढ़नी है। भाई बात ऐसी नहीं है, पढ़ेंगे हम इंग्लिश ही। कुछ इस तरह की बात है कि हमने जब ये अपने चैनल पर इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया तो आगाज़ हुआ बीइंग वर्ब की बेसिक एक्सरसाइजेस से, वो हमने पढ़ी। फिर उसके बाद डूइंग वर्ब आया, उसके 12 टेंसेस पढ़े। फिर उनके पैसिवाइज इंग्लिश जो जुमले हैं उनके इंग्लिश में ही पैसिवाइज करना सीखे। अब इंग्लिश में जो हम पैसिवाइज पढ़ते हैं उनके सीखने का एक मकसद ये भी होता है कि उर्दू लैंग्वेज में हमें एक्टिव और पैसिव में फ़र्क पता चल जाए। जो आपने 12 टेंसेस पढ़े थे वो एक्टिव वॉइस होते हैं, अब हमने उनके पैसिव वॉइस को पढ़ना है। यानी उर्दू में पहचान आपने जो पढ़ी थी उधर, जैसे उर्दू के जुमले होते हैं वो सारे एक्टिव थे 12 टेंसेस के अंदर। अब हमने उन्हीं के उर्दू में पैसिव वॉइस को समझना है, फिर उनकी इंग्लिश हम अकॉर्डिंगली करेंगे। यानी अगर एक्टिव का उर्दू का जुमला हो तो इंग्लिश लिखेंगे या बोलेंगे तो एक्टिव वॉइस में ही लिखेंगे, और अगर उर्दू का जुमला पैसिव वॉइस में हो तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे या बोलेंगे पैसिव वॉइस में। अच्छा, बात इस तरह है कि जो आपने 12 टेंसेस पढ़े हैं, आपने उर्दू में पहचान इस तरह पढ़ी थी कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में हर टेंस की निशानी आपने पढ़ी थी। वो एक्टिव वॉइस जुमले थे सारे जो 12 टेंसेस थे। तो अब जब पैसिव वॉइस पढ़ना है तो बात इस तरह कि उर्दू में निशानी तमाम टेंसेस की वही होती है जो आपने एक्टिव वॉइस टेंसेस पढ़ते हुए सुना था, जो आपने समझी थी। मसलन अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं वगैरह निशानी होती है। तो अगर इसका पैसिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव उर्दू का जुमला बोलें तो वो भी निशानी ता है, ती है, ते हैं वही होगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ें, एक्टिव जो टेंस है, तो उसकी उर्दू में निशानी होगी रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं वगैरह। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो पैसिव वॉइस का उर्दू में जुमला होगा उसकी भी वही निशानी है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं वगैरह वगैरह, यही उसकी भी पैसिव वॉइस में भी निशानी होगी। फिर हमने मिसाल के तौर पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो निशानियाँ आपने चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह पढ़ी थी। तो पैसिव वॉइस में भी यही निशानियाँ हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट पे आ जाइए, अलिफ था, छोड़िए थी, बढ़िए थे, ये नून गुन्ना थी। या फिर अगर था, थी, ते ना हो तो आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोड़िए, बढ़िए, ये नून गुन्ना। ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव टेंस जब पढ़ा था वहाँ पर निशानी थी। तो पैसिव में भी यही निशानी होगी, अलिफ था, छोड़िए थी, बढ़िए थे, ये नून गुन्ना थी। या फिर अलिफ था, छोड़िए थी, बढ़िए थे, ये थी के अलावा आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोड़िए, बढ़िए, ये नून गुन्ना या जिसे यी कहते हैं, यही निशानी होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाइए, हमने निशानी पढ़ी थी बढ़िएगा, बढ़िएगी, ये नून गुन्ना गे या यी गी जिसे कहते हैं। ये एक्टिव जब टेंस पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट तो निशानी थी। पैसिव में भी फ्यूचर इंडेफिनिट की यही निशानी होगी, बढ़िएगा, छोटिएगी, यींगे या यी गी वगैरह वगैरह। तो फिर कैसे पहचानेंगे अगर निशानी एक्टिव पैसिव की सेम होती है उर्दू में कि ये एक्टिव जुमला है या पैसिव जुमला है, ये कैसे पहचाने? यही सब कुछ तो समझाने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले हेडिंग लिखना है उर्दू पैसिव लेसन नंबर 34, और नीचे इसके आपने उर्दू के जुमलों को कैसे समझे, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, इसके लिए 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाना है। वैसे तो अगर उनमें से कोई एक पॉइंट भी समझा दिया जाए तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन मैं इसलिए तीनों बता रहा हूँ
कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको एक पॉइंट इजीली समझ आ जाता है, दूसरा नहीं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनको दूसरा नहीं तो तीसरा समझ आ जाता है। तो मैं तमाम तरह के स्टूडेंट्स को माइंड के अंदर रखकर ये 3 पॉइंट्स लिखवाने लगा हूँ। अगर आप तीनों को समझ लें तो आप इंशाल्लाह ताला उर्दू के एक्टिव पैसिव में कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है, एक्टिव जुमलों में सब्जेक्ट कोई काम करता है और पैसिव जुमलों में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि उसके ऊपर कोई काम किया जाता है। स्टूडेंट ये पहला पॉइंट है, इसको मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप लिखिए अहमद स्लैप्ड अली। देखिए अहमद ने अली को थप्पड़ मारा। यहाँ पर देखते हैं एक्टिव जुमला या पैसिव। मैं उर्दू आपको बोलता हूँ, अहमद ने अली को थप्पड़ मारा, और आपने इंग्लिश क्या की, अहमद स्लैप्ड अली। अब देखें उर्दू में आ जाए, काम करने वाला कौन है, अहमद, और वो काम कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है फिक्रे का, जुमले का, सेंटेंस का, वो काम कर रहा है, थप्पड़ मारने वाला, तो ये एक्टिव जुमला हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं अगला जुमला, उर्दू सुने फिर उसकी इंग्लिश करते हैं, अहमद को थप्पड़ मारा गया, अहमद वाज स्लैप्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर अहमद को थप्पड़ मारा गया, सब्जेक्ट कौन है, अहमद, और उसने कोई काम नहीं किया बल्कि उसके ऊपर काम किया गया थप्पड़ मारने वाला, तो ये पैसिव जुमला है उर्दू का। तो देखें मैंने पहला सेंटेंस बोला अहमद ने अली को थप्पड़ मारा, ये अहमद सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो उसके मुताबिक मैंने पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है तो उसके मुताबिक इंग्लिश करवाई, अहमद स्लैप्ड अली, एक्टिव जुमला। लेकिन अहमद को थप्पड़ मारा गया, तो देखें अहमद सब्जेक्ट है, उसने कोई काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया बल्कि उसके ऊपर काम किया गया, तो ये पैसिव जुमला है। तो उसके मुताबिक अहमद वाज स्लैप्ड, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था वाज वर में से एक लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर वही हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर यूज़ की। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं। लिखें जिन जुमलों में कोई काम किया जाता है लेकिन उस काम को करने वाला मौजूद नहीं होता है उन्हें पैसिव जुमले कहा जाता है। ये पॉइंट आपने लिख लिया, ज़रा गौर करें। हम दोबारा ये बोलते हैं अहमद को थप्पड़ मारा गया, आप फिर लिखे अहमद वाज स्लैप्ड। ज़रा गौर करें कि मैंने लिखवाया जिन जुमलों में काम किया जाता है लेकिन काम जो करने वाला है वो मौजूद नहीं होता है, उन जुमलों को पैसिव वॉइस कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पर अहमद को थप्पड़ मारा गया, काम तो किया गया थप्पड़ मारने वाला, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है, वो मौजूद नहीं है। जिसने अहमद को थप्पड़ मारा उसका हमें कुछ मालूम नहीं है, वो मौजूद ही नहीं है, तो ये पैसिव जुमला हुआ। यहाँ पर मैं ये मेंशन करता चलूँ कि बीइंग वर्ब के जो जुमले होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें भी कोई काम नहीं किया जाता, उनमें तो कोई काम किया ही नहीं जाता। वर्ब टू बी या बीइंग वर्ब वही होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाती है, तो उसको पैसिव नहीं बना सकते। आपने उसे पैसिव नहीं समझ लेना कि इस जुमले में कोई काम नहीं किया गया और सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, तो भाई आप उसको भी गलती से पैसिव समझ लें। बात इस तरह है कि जिन जुमले में कोई काम नहीं किया जाता वहाँ पे सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात की जाए या इंफॉर्मेशन दी जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिन जुमले में काम किया जाता है उनमें अगर काम करने वाला मौजूद ना हो तो वो पैसिव होता है जुमला। बीइंग वर्ब के जुमले में तो काम किया ही नहीं जाता, तो सब्जेक्ट कोई काम क्या करेगा, वहाँ पर काम
करने वाला कौन मौजूद होगा जब काम ही नहीं किया जाता, तो वो हमेशा एक्टिव जुमले होते हैं, उनके पैसिव नहीं बन सकते। अलबत्ता जिन जुमले में काम किया जाता है अगर काम करने वाला मौजूद ना हो तो वो पैसिव जुमले कहलाते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नतीजे का ऐलान कर दिया गया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। हम इसका ज़रा इंग्लिश ले लेते हैं। द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। भाई गौर कीजिए कि यहाँ पर हमने क्या जुमला देखा, नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। तो नतीजे का ऐलान करना काम है, काम तो किया गया है, लेकिन किसने ऐलान किया है वो मौजूद ही नहीं है। तो फिर क्या है, ये पैसिव जुमला है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। उसके एक्टिव जुमलों में हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब पैसिव हो तो हैज़ बीन या हैव बीन में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इधर मैंने क्या इंग्लिश बोली, द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, इसको एक्टिव कैसे हम बना सकते हैं? मैं ये ज़बानी बोलूँगा, उर्दू भी इंग्लिश भी, आप ज़रा गौर करें कि प्रिंसिपल साहब ने नतीजे का ऐलान कर दिया है। अब देखें, नतीजे का ऐलान किया गया, ये तो काम तो मौजूद है और काम करने वाला इधर प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, तो काम करने वाला मौजूद है, तो ये एक्टिव जुमला है। इसकी इंग्लिश भी ज़बानी सुनने, द प्रिंसिपल हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट या द प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस्ड द रिजल्ट। तो स्टूडेंट ये एक्टिव जुमला है, हैज़ एम एक लग के थर्ड फॉर्म आती है आगे। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ये मैंने खुद से पॉइंट बनाया हुआ है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप ज़रा गौर कीजिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में टेंस की निशानियां बताने वाले अल्फाज से फ़ौरन पिछले लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये जी या वाव में से कोई एक आए और वो लफ्ज़ कोई काम भी हो, तो ऐसा फ़िक्रा पैसिव वॉइस वाला होता है। लेकिन अगर इन दोनों शराइत में से, इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो तो वो एक्टिव वॉइस वाला जुमला होता है। ये मैंने पॉइंट लिखवाया अपने पास से, आपको बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क करने के लिए। आप ज़रा एग्जाम्पल लिखें, मैं आम खाता हूँ। आपने करना क्या है, ये पॉइंट क्या है कि जो आपने 12 टेंसेस पढ़े हैं, आपको मालूम है कि हर टेंस की निशानियाँ आपने क्या पढ़ी हैं। जैसे ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ते हो, ती हो वगैरह, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इधर क्या है, ता हूँ एंड में, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानियाँ बताने वाले अल्फाज कौन से हैं, खाता हूँ, ये दो पूरे अल्फाज को देख लेना है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता चल गया, दो अल्फाज से खाता हूँ, उससे फ़ौरन पिछला लफ्ज़ देखना है, वो क्या है, आम। अगर इस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोड़ के बढ़िए जी या वाव में से कोई एक आए और ये लफ्ज़ काम भी हो तो ये पैसिव जुमला होगा। और अगर दोनों शराइत में से कोई एक भी पूरी ना हो, यानी अगर अलिफ छोड़ के बढ़िए जी या वाव में से कोई भी ना एक आए, तो फिर तो बात ही ख़त्म, वह एक्टिव जुमला होगा। या फिर अगर उस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोड़िए बढ़िए जी या वाव में से कोई एक तो आए लेकिन वो लफ्ज़ काम ना हो, तो फिर भी एक्टिव जुमला होगा। यानी तब पैसिव जुमला होगा जब इस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोड़िए बढ़िए जी या वाव में से कोई एक आए और वह लफ्ज़ काम भी हो, ये दोनों शराइत पूरी हों, तो ये पैसिव जुमला होगा। तो अभी हम देखते हैं, खाता हूँ से पीछे क्या है, आम। आम के आखिर में मीम है,
यहाँ पर बात ही ख़त्म। तो ये एक्टिव जुमला है। इंग्लिश होगी आई ईट मैंगोज़। अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल पर। आम खाए जाते हैं। आप देखिए जाते हैं, ये ते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल गया, जाते हैं। ये दो अल्फाज ने बताया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उससे पीछे देखें खाए है, खाए के आखिर में बढ़िए है, यानी एक बात तो पूरी होगी, एक शर्त तो पूरी हो गई। अली छोड़िए बढ़िए, जी या वाव में से कोई एक आ गया बढ़िए। अब देखना ये जिसके आखिर में बढ़िए आया, यानी खाए के आखिर में, खाना काम है या कोई चीज़ है? तो भाई खाना काम होता है ना, खाना खाना बैठ के ऐसे हाथ मुंह हिला रहे हैं, तो ये भाई काम है। तो इसका मतलब है ये पैसिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश फिर क्या करते हैं? मैंगोज आर ईटन। आप ज़रा गौर कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में मैंने क्या आपको पढ़ाया था, इस एम आर में से एक लगा के आगे थर्ड फॉर्म। तो इधर आर मैंगोज क्योंकि सब्जेक्ट जमा है तो आगे थर्ड फॉर्म ईटन। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लें। वो हर माह नए कपड़े खरीदती है। शी बायज न्यू क्लोथ्स एवरी मंथ। अब जरा गौर करें, ये एक्टिव जुमला है। कैसे? टी हैंड में आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो खरीदती है, इन दो अल्फाज ने बताया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इससे पीछे क्या है? कपड़े। कपड़े के आखिर में क्या है? बढ़िए। एक शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन अभी दूसरी शर्त पूरी होना बाकी है। क्या? कपड़े देखना है, कोई काम है या चीज़? तो भाई ये तो चीज़ है, काम नहीं है, तो ये फिर एक्टिव जुमला हुआ। स्टूडेंट समझ आ रही है ना? जी जी, ये एक्टिव जुमला हुआ, इसलिए मैंने इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव जुमला बनाया, इसकी इंग्लिश की। अब एक और एग्जांपल ले लें। कपड़े धोए जाते हैं। भाई ये जाते हैं ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जाते हैं से पीछे क्या है? धोए। धोए के हर में बढ़िए और धोना काम है, तो ये भाई पैसिव होगा। आप लिखिए क्लोथ्स और वॉश्ड। देखिए आर और थर्ड फॉर्म, क्लोज ज़्यादा है, CLOTHES, तो ये हुआ पैसिव। स्टूडेंट्स इसी तरह ये तमाम टेंसेस का यही रूल है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आप पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल ले लें। तो ये जुमला देखिए, उन्होंने मैच खेला था। खेला के आखिर में अलिफ और आगे था, तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है। तो खेला था, दो अल्फाज ने बताया पास्ट इंडेफिनिट, तो पीछे लफ्ज़ क्या है? मैच। उसके आखिर में अलिफ छोड़िए बढ़िए या जी वगैरह है ही कोई नहीं, तो यहीं पर बात खत्म। ये एक्टिव जुमला हुआ। इसका पैसिव बनाते हैं बाद में, पहले इसकी इंग्लिश हम कर लेते हैं। दे प्लेड अ मैच, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव जुमला, ये तो पैसिव है ही नहीं है, तो फिर हमने क्या किया? सिंपल तरीके से इसकी इंग्लिश कर दी, दे प्लेड अ मैच। अब चलते हैं ये जुमला देखें। मैच खेला गया था। भाई गया के आखिर में अलिफ और आगे था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो गया था, दो अल्फाज ने बताया, टेंस की निशानी, तो पीछे क्या है? खेला। मैच खेला गया था, खेला के आखिर में अलिफ और खेलना काम है, तो ये पैसिव हुआ। द मैच वाज प्लेड। अब फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाते हैं, उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो दरवाजे का ताला तोड़ेगा। तोड़े के आखिर में बढ़िए और आगे गा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की निशानी है, तो तोड़ेगा, दो अल्फाज ने बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी, तो पीछे क्या है? ताला। ताला के हर में अलिफ तो है, लेकिन ताला कोई चीज़ है या काम? तो ये तो चीज़ है, तो एक्टिव जुमला हुआ। लिखे इंग्लिश, ही विल ब्रेक द लॉक ऑफ द डोर। अब ये जुमला देखें, दरवाजे का ताला तोड़ा जाएगा। जाए के हर में बढ़िए और आगे गा, तो ये जाएगा ने बताया, दो अल्फाज ने, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन पीछे क्या है? तोड़ा। तोड़ा के आखिर में अलिफ और तोड़ना काम है, तो ये तो पैसिव हुआ। तो आपने इसका पैसिव सेंटेंस क्या लिखना है? द लॉक ऑफ द डोर विल बी ब्रोकन। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक्टिव और पैसिव उर्दू में फ़र्क है। आपने
अगर एक्टिव की उर्दू हो तो उसके मुताबिक इंग्लिश करनी है जो 12 टेंसेस आपने पढ़े हैं, और अगर पैसिव की हो तो आपने उसके मुताबिक करनी है। तो स्टूडेंट्स, इन टेंसेस के लिए ये आप जो लास्ट नोट है वो बेशक याद ना रखें या उसको अप्लाई ना करना। जो पहले 2 नोट्स हैं उनको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इन टेंसेस के अंदर भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये उर्दू के एक्टिव जुमले हैं या पैसिव जुमले हैं। यानी जो पहले 2 नोट्स मैंने लिखवाए थे, पहला था कि एक्टिव जुमलों में सब्जेक्ट कोई काम करता है लेकिन पैसिव जुमलों में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि उसके ऊपर काम किया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट था कि जिन जुमलों में काम किया जाता है और काम करने वाला मौजूद नहीं होता है वो पैसिव वॉइस के जुमले होते हैं। ये 2 नोट्स इनके ऊपर अप्लाई करना है तो आपको इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी। अलबत्ता तीसरा नोट अगर इधर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगी। वैसे तो उधर भी कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर तरह के स्टूडेंट का ख्याल रख रहा हूँ। हर तरह का स्टूडेंट शॉर्प माइंडेड नहीं होता, तो इस बात से बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो इन 6 टेंसेस में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों में अप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स, ये सारे थे आपके उर्दू वॉइस के हिसाब से मैंने जो आपको समझाना था एक्टिव और पैसिव में कैसे फ़र्क करो। अगर आपको ये समझ आ गया है, अब आपके लिए मैं एक्सरसाइजेज लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो से कि उर्दू के पैसिव वॉइस जुमले होंगे, उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्यूरीज हैं, आप मेरे सामने उनको रखिए। मैं आपके तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगा, आपके सवालात के जवाब दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए। मैं आपकी तमाम जो इंग्लिश के बारे में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये चैनल मैंने बनाया हुआ है। आप अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो से अभी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।